नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में चौथा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक देश तो एक कानून क्यों नहीं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अगर ऐसी व्यवस्था है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। 125 करोड़ लोगों में भेद फैलाने वाले कानून क्यों है। हम माना कि कुछ चीजें हमारे यहाँ पर गलत परंपरा के आधार पर चलती थी, लेकिन क्या राजनीतिक वोटों के लिए उसको अभी भी जारी रखना जरूरी है। क्या हम आधुनिक भारत की निर्मित की जब बात करते हैं तो ऐसे परंपराओं का बोझ क्यों ढो रहे। क्या हम अनधिकृत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हट के आगे हमारे मुस्लिम करोड़ों बहनों का भवितव्य, उनका भाग्य ऐसे ही छोड़ देंगे, या राजनैतिक जमात के आजादी के बाद 7 दशक तक इस विषय पर मुंह मोड़ने की परंपरा को जारी रखेंगे। मीडिया में भी अब इस विषय पर बात चल पड़ी है। हम तो लगातार सुदर्शन के जन्म से लेकर ही इस कार्यक्रम को और इस मुद्दे को उठाते आए हैं। अब तक लोग इसको जाति और धर्म के आधार पर भेद के रूप में देखते थे, लेकिन अब मुस्लिम समाज से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग इस विषय पर आगे आकर कह रहे हैं कि यह हमारे फायदे की चीज है। इसके बारे में हमको भ्रमित किया गया। ऐसे में हमने सोचा कि आपके साथ हम लगातार कुछ अगर एपिसोड लेकर आते हैं तो और प्रकाश डालना संभव हो पाएगा, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले मीडिया ज्यादा है। और इसलिए आज चौथा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉमन सिविल कोड पर। पहले विस्तार से मुद्दा देखते, उसके बाद अतिथियों के पास चलेंगे और आपके कॉल भी लेंगे। तीन तलाक के मामले को लेकर एक बार फिर कॉमन सिविल कोड की बहस शुरू हो गई है। कोर्ट ने कुछ समय पहले सरकार से कॉमन सिविल कोड पर राय मांगी। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी अपनी राय देने को कहा था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान और कोड के विरोध पर उतर आया। तीन तलाक, बहुविवाह, मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण से मनाही और हलाला जैसी बर्बर परंपराओं पर कोर्ट की संबंधित पक्षों से राय लेने पर ही कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ढोंगी सेक्युलर नेताओं ने हाय तौबा शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी, मानवता विरोधी और संविधान का विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न्यायालय की कार्रवाई का राजनीतिकरण किया है। कुछ लोगों ने तो देश को तोड़ने की धमकी देकर देश को ब्लैकमेल करने का दुस्साहस भी किया है। ये लोग इस्लाम खतरे में है का नारा देकर जिन्ना की तरह मुस्लिम समाज में अलगाव के बीज बो रहे हैं। सेकुलर नेताओं द्वारा कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं का साथ देने से उनके महिला विरोधी और संविधान विरोधी चेहरे का पर्दाफाश हो रहा है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए वे अब तक जो राजनीति करते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई उत्थान नहीं किया। मुसलमानों को पिछड़ा रखकर वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वहीं वामपंथियों में प्रगतिशीलता और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए वामपंथी भी मौलानाओं के साथ खड़े होकर मुस्लिम समाज को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं। समान आचार संहिता पर राय लेने का काम भी लॉ कमीशन द्वारा न्यायालय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके लिए भारत का संविधान स्पष्ट आदेश देता है और कोर्ट कई बार अपने निर्णयों में इसके लिए कह चुका है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार इस संबंध में क्या थे, ये किसी से छिपे नहीं है। समान आचार संहिता का विरोध कर वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हिंदू एजेंडा थोपना चाहती है। अब मुस्लिम समाज को हिंदू कानून मानने पड़ेंगे। वे यह तथ्य क्यों छिपाना चाहते हैं कि ये कार्यवाही न्यायालय के आदेश पर हो रही है? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि कोर्ट केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है? क्या कुछ लोगों का भारत की न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं है? जैसे ही कोई फैसला इनके खिलाफ आता है, ये इसी प्रकार न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का महापाप करते हैं। आतंकी याकूब के मामले में इनके दुष्प्रचार सबके ध्यान में हैं ही। ये मुस्लिम समाज के मन में अविश्वास का निर्माण कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज में भी सुधार की चाह पैदा हो रही है। वे इसे बाधित न करें। ये सुधार मुस्लिम समाज के हित में है। गोवा में पहले से ही समान आचार संहिता है। वहां अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ऐसे में बाकी प्रदेशों में क्या हो सकती है? जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता? या फिर कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है?
हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़े हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। दोनों का स्वागत है बिंदास बोल में। साथ साथ में हम करोड़ों दर्शक जो अपने घर में बैठकर अपनी बात को कहने का एकमात्र दुनिया का प्लेटफॉर्म, जहां समसामयिक मुद्दों पर अपने घर में बैठकर फोन कर कर, स्काइप कॉल कर कर, लाइव में जुड़कर अपनी बात कह सकते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मुद्दे को अतिथियों के साथ चर्चा से शुरू करके कॉलर के पास जाएंगे। पहली बात शबनम खान से। शबनम जी। चव्हाणके जी, सबसे पहली बात, जो महिलाएं ट्रिपल तलाक से इतनी परेशान थीं और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना बड़ा हल्ला मचा रहा है, ये पहली बात तो संवैधानिक नहीं है। ये कोई कानून नहीं है कि इस्लाम का बड़ा, इनको खुदा ने कोई चिट्ठी लिखकर भेजी थी। इन्होंने ये इस देश में आए, इस देश में एक संस्था बनाई, जैसे बहुत सारे लोगों की आप देखते हैं एनजीओज और संस्थाएं चलती हैं, और अब इस तरह से काबिज हो गए इस्लाम धर्म के। अकेले दिल्ली में 3.5 लाख संस्थाएं जी, अकेले दिल्ली में 3.5 लाख संस्थाएं। हिंदुस्तान की संख्या अगर निकाले तो और है। लेकिन सुरेश जी, वो सारी संस्थाएं सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं हैं। बिल्कुल। पिछली जो कुछ सरकारें रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शेल्टर देने का काम किया, वो जो धर्म गुरुओं को इस्तेमाल कर कर मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता रहा, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन वोट बैंक को कैसे साधा जा सकता है, इनको मोहरा बनाकर काम किया। अब जब इनको मोहरा बनाया तो ये उनके इतने ज्यादा नजदीक हो गए कि ये खुद को ही सरकार और कानून समझने लगे। उसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या आप जानती हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1971 से लेके 2016 तक एक मसला लिया था, निकाह नामा को दुरुस्त करना। इस विषय पर इतने सालों में वो सहमति अपने बोर्ड में नहीं बना पाए, अपने बोर्ड के लोगों को तय नहीं कर पाए, तो ये पूरे 20 करोड़ मुसलमानों को क्या दिशा दे सकते हैं? सुरेश जी, शिया कम्युनिटी ने अभी जब बहुत ज़्यादा चर्चा चली तो निकाहनामा में कुछ फेरबदल किए हैं। मौलाना यासूब अब्बास मेरे घर आए थे निकाहनामा की नई जो उन्होंने तैयार किया है मसौदा, उसकी कॉपी लेकर। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने ठेकेदारी इतनी मजबूती से समझ ली है कि अगर हमने इसमें कुछ फेरबदल की तो हम जो वो महिलाओं का शोषण कर पाते थे, 4 महिलाएं आप कहीं भी रखिए धर्म का नाम लेकर, आप कभी भी छोड़ दीजिए 3 तलाक कहकर, तो ये जो मुस्लिम पुरुषों में गंदा मैसेज, गलत मैसेज इन्होंने कन्वे किया था और इनका निजी फायदा भी उसमें आगे बढ़ जाता था। मुझे लगता है कि अब उसे बदलने का समय आ गया है, क्योंकि औरतें जागरूक हो चुकी हैं, क्योंकि औरतों को अब समझ आ गया है। हम सब लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम सब लोग उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। अब हमें मालूम है खुदा ने हमारे लिए क्या लिखा, अब हमें कोई उसका खौफ नहीं दिखा सकता है। अब हम समझदार हो गए हैं, हमारी समझ में उतना सब कुछ आता है कि कुरान शरीफ में हमारे लिए ट्रिपल तलाक नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति फोन से दे, ईमेल से दे, जैसे मर्जी छोड़ के चलता फिरता नजर आए। आपको पता है शबनम जी, आज तो एक अखबार में न्यूज है कि पति ने नींद में तलाक बोल दिया 3 बार। नींद में, अखबार में है, ये सब सुनना उत्तर प्रदेश की, और वो तलाक हो गया। और वो मौलाना के पास गए तो मौलाना ने कहा कि नींद में भी भले क्यों ना दिया हो, ये तलाक है। तो उसने कहा उपाय क्या है? उसने कहा कि तुम्हारे बीवी को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद उस मर्द के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, शारीरिक संबंध रखने पड़ेंगे, फिर तुम कर सकते हो। तो उसने कहा बहुत बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि ऐसी महिला किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो तलाक ही नहीं देता, क्योंकि तलाक तो पुरुष ने देना है, तो फिर ये पहले पति लटक जाता है, तो ये ब्लैकमेल भी होता है। तो बहुत बार ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो जो मौलाना है उसी से शादी कर ले और मौलाना ही तलाक बोल दे। तो ये मौलाना अपना ये रैकेट बनना हो, इसलिए भी कई लोग इसके विरोध में, ऐसा कई मुस्लिम भगिनियों का कहना है। जो बहुत गांव और मैं जो ज़मीन पर काम करती हूँ, रूरल एरियाज़ में देखती हूँ, वहाँ पर तो ये बहुत तरीके से शोषण कर पाते हैं औरतों का। उनको इस्लाम का नाम लेकर अलग अलग तरीके की बातें बताकर कि अभी आधा घंटा के लिए शादी कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जब उसका शोषण करना है तो आपने उसको एक ये झूठा मूठा कुछ भी सपना दिखाया और फिर उसको छोड़कर चलते फिरते नजर आए। तो मुझे लगता है कि आज हम सब जागरूक हैं और आपके माध्यम से मीडिया हमारी आवाज़ बना हुआ है। मुझे लगता है हमें अपने देश के कानून पर पूरा यकीन है, हमें न्याय मिलेगा। और शायद मिल गया होता शाहबानो के केस से ही, शायद हमें न्याय मिल गया होता, लेकिन बिल्कुल लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता। और हिंदुस्तान शाहबानो की केस को जानता नहीं है। मैं तो अगले एपिसोड में शाहबानो केस भी बताऊंगा, लेकिन एक लाइन में अगर मैं कहूं तो शाहबानो को उस उम्र के पड़ाव पर
तलाक दिया गया तो केवल उतनी राशि मांगी गई थी जो कि उसके पति कुत्तों के बिस्किटों पर उससे ज्यादा खर्च करते थे, लेकिन धर्म के नाम पर शाहबानों के साथ अन्याय हुआ। विनोद जी, देखिए, सबसे पहले तो सूरज जी, आपके दर्शकों को आज शरद पूर्णिमा और महर्षि वाल्मीकि की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक बात मेरे ध्यान में आई अभी इस डिस्कशन के दौरान ही कि आज विश्व खाद्य दिवस भी है। वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि जब हर मंदिर, हर गुरुद्वारे से जब लंगर चलते हैं और बड़े पैमाने पर अन्न क्षेत्र चलते हैं, भंडारे चलते हैं और ऐसे लोगों को जो कि जिनको भोजन नहीं मिलता उनको भोजन खिलाया जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा कहीं किसी मस्जिद से या किसी चर्च से भी कोई इस तरह का कोई प्रयास होता हो, कहीं लोगों को बिना किसी भेदभाव के खाना खिलाया जाता हो। मुझे लगता है कि इस विषय में लोगों को, ऐसे धर्मगुरुओं को चिंता करनी चाहिए जो कि वास्तव में ये जो प्रपंच रच के महिलाओं का, मानवाधिकारों का और विभिन्न प्रकार से शोषण करके और लोगों को बरगला करके अपनी दुकान चला रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले मसले को किसी को धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में विशुद्ध रूप से ये महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, विशुद्ध रूप से ये मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। और जहाँ जहाँ देखिए, आदमी धार्मिक रीति रिवाज को भी पालन करे। भारत में पूरी तरह से शुरू से स्वतंत्रता है। हालांकि भारत की धरती में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के इतिहास, महापुरुष और उसको जानता है और उसको मानता भी है, लेकिन अगर ये कठमुल्ले जिस तरह की भाषा और जिस तरह का काम इन्होंने शुरू किया है, अगर ये ऐसा नहीं करते तो मुझे बताइए कि अरब कंट्री से आकर के यहाँ पर शादी करते हैं लोग, मुस्लिम बहनों को, हिंदू बहनों को बरगला करके और एक दिन के लिए शादी रचते हैं, 5 दिन रखते हैं और फिर उसके बाद जाने से पहले 3 बार तलाक करके लंबे पड़ते हैं, या फिर जाकर के उनको वहाँ ले जाते हैं और उनका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं और उनकी इतनी मानसिक यातनाएं देते हैं, इसका कोई हद नहीं। बड़े पैमाने पर ये महिलाओं के खिलाफ ये अन्याय का जो कुचक्र चल रहा है वो इन्हीं शरीयत की तथाकथित जो आयतें उन्होंने जो चुरी हुई हैं उनका आड़ लेकर के ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है जी। इस रैकेट के खिलाफ सरकार को वास्तव में आवाज बुलंद करनी चाहिए कि आखिरकार कौन लोग हैं, क्यों चला रहे हैं। बिल्कुल और इसलिए सरकार ने इस विषय पर एक पहल की है। मैं सुदर्शन के दर्शकों को, देशवासियों का आह्वान करता हूं। भारत सरकार के लॉ कमीशन ने कहा है कि हम कॉमन सिविल कोड के दिशा में आगे बढ़े, इसलिए हम आपसे कुछ सुझाव चाहते हैं। ये सुझाव हर हिंदुस्तानी दे सकता है, बिल्कुल, जिसका विरोध है वो भी दे सकता है, जिसका समर्थन है वो भी दे सकता है। क्या है ये पूरी प्रक्रिया, इसको आपको दिखाते हैं। आप लॉ कमीशन की अपील पर अपने विचार रखने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च पर जाएं। गूगल सर्च में जाकर आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टाइप करें। इसके बाद आपको पहला ही लिंक लॉ कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाएगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पर क्लिक करते ही लॉ कमीशन की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। वहां आपको लॉ कमीशन के क्वेश्चनार मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश में सवाल चाहते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करें, अगर आप हिंदी में सवाल चाहते हैं तो आप हिंदी पर क्लिक करें। जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करते हैं आपको लॉ कमीशन की अपील मिलेगी। आप अपील को पढ़कर जैसे ही नीचे जाएंगे आपको हिंदी में लॉ कमीशन के सवाल मिलेंगे। सवाल नंबर 1 होगा कि क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये उपबंधित है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। दूसरा सवाल, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय कुटुंब विधि के विषयों पर भारत में स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं द्वारा शासित किए जाते हैं। क्या एक समान सिविल संहिता में इन सभी विषयों या उनमें से कुछ विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या आप सहमत हैं कि विद्यमान स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं के संहिताकरण की आवश्यकता है और क्या लोग इससे लाभान्वित होंगे? चौथा सवाल, क्या एक समान सिविल संहिता या स्वीय विधि और रूढ़िजन्य प्रथाओं का संहिताकरण लैंगिक समानता को सुनिश्चित करेगा? पांचवा सवाल है, क्या एक समान सिविल संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए? क्या निम्नलिखित प्रथाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और उन्हें विनियमित किया जाना चाहिए? सातवां सवाल है कि क्या 3 बार तलाक की प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए? आठवां सवाल, आपका क्या विचार है कि ये सुनिश्चित किए जाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि हिंदू स्त्री अपने उस संपत्ति अधिकार का बेहतर ढंग से प्रयोग करने में समर्थ है जो प्राय पुत्रों को रूढ़िजन्य प्रथाओं के अधीन वसीयत में दिया जाता है?
9वां सवाल है, क्या आप सहमत हैं कि विवाह विच्छेद को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ग की प्रतीक्षा अवधि से क्रिश्चियन स्त्री के समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है? 10वां सवाल है कि क्या आप सहमत हैं कि सभी स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं के लिए एक समान आयु पर सहमति होनी चाहिए? 11वां सवाल, क्या आप सहमत हैं कि सभी धार्मिक संप्रदायों को विवाह विच्छेद के लिए समान आधार प्राप्त होने चाहिए? 12वां सवाल, क्या एक समान सिविल संहिता विवाह विच्छेद पर स्त्रियों के भरण पोषण का प्रत्याख्यान या अपर्याप्त भरण पोषण की समस्या का समाधान करने में सहायक होगी? 13वां सवाल, विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को बेहतर ढंग से कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है? 14वां सवाल, हमें ऐसे दंपतियों की संरक्षा के लिए जो अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह करते हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए? इस पर आप अपने जवाब लिखते हुए उपाय बता सकते हैं। 15वां सवाल, क्या एक समान सिविल संहिता किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है? 16वां और आखिरी सवाल, समान संहिता या स्वीविधि के संहिताकरण के लिए समाज को संवेदनशील बनाने हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? इस पर टिप्पणियां आप कर सकते हैं और अपना नाम, संपर्क नंबर और पता जरूर लिखें। तो ये आप कर सकते हैं, आप पत्र भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, आप अपनी बात को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जरूर रखें। हम तो आह्वान करते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कॉमन सिविल कोड इस विषय पर, समान नागरिक संहिता के विषय पर अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दे। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से। बोलिए बोलिए। आज जो आपने विषय उठाया है समान नागरिक संहिता का और ट्रिपल तलाक का, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और अब तक बहुसंख्यक समुदाय को लेकर के तो बहुत सारे कानून बने हैं, पर अल्पसंख्यक समाज हमेशा से ऐसे कानूनों का विरोध करता रहा है जिसमें कहीं भी सुधार की गुंजाइश हो। पर मैं एक चीज देखता हूं कि मोदी जी का इरादा कोई एक वोट बैंक को साधने का नहीं है, कोई 1-2 साल की पॉलिसी लेकर के चलने का नहीं है। 20, 30, 50 साल बाद भारत कैसा दिखे, उसकी नियति के साथ मोदी जी ये कानूनों की बात कर रहे हैं। और समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। और जो क्वेश्चनेयर आया है वो तो मैंने फिल करके भेज भी दिया है, लेकिन ये आज की जरूरत है कि सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि बाकी सारे संप्रदायों की महिलाओं को भी बराबर के अधिकार मिले। और ये जो कानून है ये बड़े अजीब हैं। इनको आप समझ लीजिए कि 1400 साल पुरानी सिस्टम को अगर आप लाते हैं और उसमें भी अपने हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। ये कुछ बातें जो कुछ प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है, तो यहाँ पर भारतवर्ष में वो सारी चीजें चला रहे हैं यहाँ के मौलाना लोग जो कि बाकी देशों में नहीं चलती। आप पाकिस्तान में देखिए तो वहां पर भी ट्रिपल तलाक नहीं है। तो भारत में इसकी जरूरत क्या है? और कोई आंकड़ा हमें नहीं मिलता इस बात का कि कितनी प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इससे प्रताड़ित हैं, कितने प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं को असल में इससे निजात चाहिए। और एक स्टडी, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चनेयर आया है इसके जरिए एक स्टडी, एक सर्वे जरूर सामने आएगा जिससे ये बात समझ में आएगी कि आखिर कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है शबनम जी। जो बात आप कहती इसको इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द उसको दिया कि एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह का इस्लाम जिसपे हर मुसलमान को पूरा यकीन और बिल्कुल रत्ती भर भी ना उसमें फेरबदल हो सकता, ना हम कोई भी व्यक्ति इस देश में रहने वाला कोई फेरबदल करवाना चाहता। एक मुल्ला का इस्लाम जो अपनी तरह से अपने निजी फायदों के लिए, अब जब आप और हमारे जैसे लोग उठकर ऐसी बात कहते हैं तो वो कहते हैं आप कॉमन सिविल कोड थोपना चाहते हो। मैंने जबकि सलाह मांगी गई। मैं आपके माध्यम से एक चीज ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे एक चीज बताइए, अभी तो कानून ने आपसे कुछ पूछा भर है, अभी तो उन्होंने कुछ लागू नहीं किया है। उनसे भी नहीं पूछा, अभी तो उन्होंने देश की जनता को थोड़ा जागरूक करने के लिए पूछा आप लोग क्या चाहते हैं। उसमें हिंदू भाई भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भाई भी हैं, उसमें सारे जाति धर्म के लोगों से पूछा गया है सवाल। आपने सारा लबादा अपने ऊपर ही ओढ़ लिया। आप ऐसे लड़ने लग गए मोदी गवर्नमेंट से जैसे उन्होंने आपके ऊपर कोई कानून ही थोप दिया हो। अरे पहले आने तो दीजिए, देखें तो मसौदा क्या निकल कर आएगा। क्या क्या तो शबनम जी एक बहुत बड़ा सवाल। पिछले दिनों एक शो में एक मुस्लिम भगिनी आई थी, उसने कहा कि दुनिया के ज्यादातर छोटे बड़े धर्मों में, संप्रदायों में
अपने अपने धर्म की रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ जो कालबाई हो चुकी है उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन, अभियान और उपक्रम चले। इस्लाम में सोचने ही देते, उपक्रम तो बहुत दूर की बात है और आंदोलन तो कर ही नहीं सकते। क्या इस कारण धर्म कहीं ठहर सा गया है इन मुल्लाओं के इस्लाम के कारण? ऐसा नहीं लगता? सुरेश जी, सोचने नहीं देते थे। आज अगर मैं बैठकर यहाँ पर जांबाजी से कुछ कह पा रही हूँ, इसका मतलब बदलाव आया है। इसका मतलब आप और हम देश को और मुस्लिम समाज को एक अलग दिशा की तरफ ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। अब हम उन मौलानाओं के चंगुल से जो इस्लाम को गलत व्याख्या से अपने निजी फायदों का हित साधा करते थे, मुझे लगता है अब चेंज आएगा। और मुस्लिम महिलाएं जो अब वो उनका इंटरव्यू भी दिखाते हैं तो वो अपनी उन्हीं महिलाओं का दिखाते हैं, लेकिन मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो चाहती हैं, जो ट्रिपल तलाक वाली, मैं हमेशा कहती हूँ 20 साल की लड़की 3 बच्चे लेकर खड़ी है, उसके पास ना माता पिता का घर है और पति ने तो उसे 3 बार तलाक देके छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग जागरूक हो रहे हैं और मुस्लिम समाज का जो असली इस्लाम में लिखा हुआ था, इस तरीके का तलाक नाजायज है, बल्कि जो इस तरीके का तलाक देता है उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है आप और हम वो जरूर समाज में अच्छी तरीके से पेश कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए एक सहमति बननी जरूरी है और सहमति तब बनेगी जब उसको समझेंगे, जानेंगे। जब जानने ही नहीं देंगे तो क्या होगा? और इसलिए टेलीमीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, हम सोशल मीडिया के द्वारा और मेन स्ट्रीम चैनल के द्वारा सुदर्शन एक लंबे अभियान को लेकर आपके सामने आया है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी बात को रखे। मैं फिर कहता हूं कि अगर विरोध है तो भी रखे। कम से कम 16 मुद्दे जब आप अपने हाथ के सामने लेंगे, लिखने को बैठेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपको आपकी बेटी याद आएगी। सूरज जी, एक बात बताऊं आपको मैं? आपकी बहू भले याद ना आए, उसको आप पराया मानते हो, लेकिन बेटी याद आएगी, आपकी बहन याद आएगी, और उसके बाद आप अपनी बात को सही लिख पाओगे। विनोद जी, कल मैं जब आपके चैनल से गया तो मैंने सबसे पहले वो फॉर्म डाउनलोड करके भरने लगा, तो मेरी छोटी बिटिया कहने लगी, पापा क्या कर रहे हो? उसने, मैंने कहा ये इस मामले में ये लेकर के आया है, तो बोले ये क्या है? मैंने कहा पढ़िए, भरिए और उसको भेजिए, उसके बाद मेरे से बात करना। उस बिटिया ने पूरे 16 क्वेश्चन का क्या ज़बरदस्त जवाब दिया, और वो मैं आपको जवाब में लाना भूल गया, आपको दिखाता कि उस छोटी मासूम सोच कैसी है। और वो कहती है, अरे ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसा भी होता है क्या पापा? मैंने, हाँ बेटा, ये महिलाओं के शोषण का एक भीषणतम जो है ना जो कार्य है, वो हमारे देश के अंदर अभी भी जारी है। बिल्कुल, धर्म के नाम पर जारी है, और धर्म के नाम पर जारी है। ऐसे काम को अधर्म कहा जाता है, बिल्कुल, जिसका कड़ा विरोध होना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, हाँ डॉक्टर, ये सुदर्शन न्यूज ही क्यों राष्ट्रीय हित की बात करती है और कोई न्यूज चैनल नहीं करती है? सब दिख चुके, ऐसा लगता है सर मेरे को। इमरान बोल रहा हूँ राजकोट से, और जो मुस्लिम महिला है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जो हिंदू विरोधी और मुस्लिम महिला विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों में जो प्रगतिशील है उसका ये विरोध कर रही है। आपको बता दूं, शाहबानू के केस के बाद हमारे गुजरात में 25% महिला ऐसी है जिसने कसम खा रखी है अल्लाह की कि कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार भी ये कहा है कि कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लाना असंभव है। क्यों ऐसा कह रही है, क्या है उसका विश्लेषण, ये भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कॉमन सिविल कोड का। देश में एक देश तो कानून एक क्यों नहीं, इस सवाल के साथ शुरू हुई इस बहस को 7 दशक बीतने को है, लेकिन अब भी इस विषय पर निर्णय नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस विषय पर बात करने वाले, सुनने वाले की संख्या बड़ी है, और खास करके मुस्लिम समाज के मन में जो भय पैदा किया जाता है कि इसको करना मतलब इस्लाम खतरे में है, इससे पहली बार मुसलमान समझते हुए बाहर दिख रहा है। और इसलिए जो इस विषय पर राजनीति करते थे वो मुसलमानों के पहले हीरो होते थे, आज वो विलन है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि कभी मुसलमानों के मुद्दों पर हीरो की तरह
पेश आता था और लोग भी उसको स्वीकारते थे। आज बड़ी संख्या में उसके ऊपर आक्रमण करने वाले लोग, बल्कि 100% आक्रमण करने वाले मुस्लिम महिला ही है। ऐसे में इस बहस को आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे तरीके से विस्तार से लेके जाना चाहिए। इसलिए हम ये चौथा एपिसोड आपके सामने लेकर आए, आगे भी और एपिसोड लेकर आएंगे। पहले हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते और फिर मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर मैं बोल रहा था, ये शबनम जी बैठी हैं, इनको भी मालूम है हमारे यहाँ अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नापसंद है तो वो है तलाक। तलाक अल्लाह हमारे यहाँ कभी पसंद नहीं होता। और फिर जितनी भी तलाक हुई होती है हिंदू, ईसाई, सिख में, सबसे कम परसेंटेज जो है ये मुस्लिम में अंदर ही है। ये नहीं है कि 3 तलाक है तो ये सब मुसलमान जो है तलाक दे देंगे, ऐसा नहीं होता। और फिर कॉमन सिविल कोड जी है हमारे शरीयत के अंदर जो है, और वो बहुत इज्जत है महिलाओं की, जैसा दिखाते हैं कि आप क्या चाहते हैं? अब आप एक सवाल अगर मैं पूछूं आप ट्रिपल तलाक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बस यही कहना चाह रहा था जी। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुदर्शन जी, मैं बोलिए। आपके माध्यम से शबनम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो कि ओवैसी साहब को आप जानते हैं, सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप सुदर्शन पर ओवैसी को साहब नहीं बोल सकते, ये हमारा नियम है। ओवैसी जी को आप सभी जानते हैं, सामाजिक हैं, इनके हैं। और उनका ये कहना है कि हमारे मुसलमान एक्ट में शादी नहीं होती, ये शादी नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाह, ऐसे ही कल उलेमा ये कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी हमने भी भारत के साथ एग्रीमेंट किया है। उसको पकड़ूंगा मैं, एग्रीमेंट उसको मैंने चलते चलते के लिए कहा है कि टाइम दे दो, मैं तुम्हारा 30 मिनट का चलते चलते करना चाहता हूँ। इतने दुनिया भर के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अभी तक चलते चलते में टाइम नहीं दे रहा है। आप लगता है उनको चलता कर दोगे अब, इसलिए उनको डर लग रहा है अभी। नहीं, अगर सत्य उनके पास है तो सामने आए, बात करें। तथ्य होगा तब तो बात करेंगे। हमारे साथ हम स्क्रीन पर हमारे नामों के नीचे यहाँ पर पट्टी चला रहे हैं, जो लॉ कमीशन की वेबसाइट है, इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको पहला ही हाईलाइट एक स्टार चमकता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश में इन सवालों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर एक ईमेल आईडी है, वहाँ पर ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, या फिर उसका पता भी दिया गया है जिस पर आप इसको प्रिंट आउट पर लिखकर भेज सकते। हम आह्वान करते हैं बार बार कि आप हर व्यक्ति हिंदुस्तान का इसको लिखकर भेजे। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? सूरज जी, इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 20 तारीख तक का समय है, सिर्फ 45 दिन का समय है अपने पास। 45 दिन के अंदर वो क्वेरी आपकी साइन की हुई पहुंच जानी चाहिए लॉ कमीशन के दफ्तर में। और ये वास्तव में देश के जागरूक नागरिक के नाते प्रत्येक दर्शक को, जो अभी सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है, वो जो जिनको सुना सकते हैं उनको सुनाना चाहिए। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश के लिए वोट डालना। जिस प्रकार वोट डालने से हमारी सरकारें बनती हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार की ओपिनियन व्यक्त करने से सरकार की मानसिकता बनती है। अभी तो सरकार की मानसिकता का सवाल नहीं, सरकार ने बहुत प्राइमरी स्टेज पर सिर्फ लॉ कमीशन को कहा है। लॉ कमीशन ने इस बात को क्वेश्चनरी जारी करके ये पूछा है देश से आखिरकार क्या चाहता है देश का जनमानस। तो मुझे लगता है कि हर मतपंथ संप्रदाय के लोगों को, हर आयु वर्ग की बहनों को, पुरुषों को, सबको मिलकर के उस क्वेश्चनरी को भर के अंतिम दिन तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। डाक में भी समय लगता है, ईमेल में कोई त्रुटियां हो सकती हैं, पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए तुरंत आज का काम आज ही, और नहीं तो कम से कम कल फिनिश करके उसको भेज देना चाहिए। 16 मुद्दे ऐसे हैं जी, अब जिस भी भाषा में भरने वाले व्यक्ति हो, मैं दावा करता हूं कि इसमें 8 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुरेश जी, मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं शायद इसको इतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगी, तो आप और हम सब मिलकर अवेयरनेस में चलाऊंगी कि ताकि मुस्लिम महिलाएं घर घर तक उन तक बात पहुंचे कि आखिर हमें, अभी तो मैं पूछूंगी किसी से तो उनको अवेयर भी नहीं है वो कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछे गए, तो मुझे लगता है कि उनको अवेयर करना जरूरी है। बिल्कुल, और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई अड़चन आती है तो सुदर्शन के नंबर पर फोन करके आप सलाह ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर आप ये फॉर्म भरते समय कुछ मुद्दे आपको समझ में नहीं आते हैं तो जो छोड़ सकते, अगर आप नहीं भर सकते तो छोड़ दीजिए। जो आपको समझ में आते उतने भरिए, जिसमें आपकी रुचि उतने भरिए। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने पहली बार इतना बड़ा काम हाथ में लिया है जिसपे देश के हर व्यक्ति ने अपनी राय रखना
जरूरी है। इससे धर्म राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे। बिल्कुल। इससे धर्म राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे। अब तक राजनेता धर्मों का ये इस्तेमाल किया शबनम करते जी, थे। ये कानून होने के बाद राष्ट्र यही धर्म कानून हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल राष्ट्र धर्म कानून होना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। वो जो मसला है, गवर्नमेंट अगर उसको सुधार रही है उस कानून को, तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? हेलो, बोलिए ना। जय हिंद सर। हाँ, बोलते रहिए। उनके धर्म की ठेकेदारी खत्म होती है। वो जो ट्रिपल तलाक का जो मसला है, हाँ। वो मसले में ये मुसलमानों को क्या तकलीफ है भाई? वो तो गवर्नमेंट सुधार कर रही है उसकी। उनकी दुकान लुट जाएगी भैया। इस्लाम में लिखा ही नहीं है उस तरीके का ट्रिपल तलाक, जिसका ये समर्थन करते पीट रहे हैं, जिसका ये ढिंडोरा पीटते घूम रहे हैं कि ट्रिपल तलाक होगा नहीं। कई मौलाना तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लिखा नहीं है, लेकिन दे दिया तो हो जाएगा। जब लिखा ही नहीं है तो आप मुस्लिम पुरुषों को गलत मैसेज क्यों कन्वे कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि पहले मौलानाओं को कहीं ना कहीं कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने की जरूरत है कि आखिर वहां लिखा क्या है। सिर्फ यहाँ पर अपनी वो जैकेट पहनकर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा मुझे लगता है कि उनको पढ़ाई की जरूरत है, वो पढ़ाई करें अभी। शबनम जी, आप उसमें लगे रहिए और वो ऐसा होना चाहिए जैसा आप बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जिनका नेटवर्क अच्छा है वही लोग कृपया कॉल करें। कॉलर के पास भी हम जाएंगे। हमारे साथ दोनों अतिथि भी जुड़े हैं। हमारे पास कई प्रकार के ग्राफिक्स हम स्क्रीन पर भी कॉल के दौरान और बातचीत के दौरान भी चला रहे। कृपा करके इसको ज़रूर देखें। हम ये सारे ग्राफिक को हमारे विभिन्न सोशल मीडिया पर भी डाल रहे। ये जो 16 सवाल है, ये पढ़ते समय कानूनी भाषा में कुछ लोगों को लगेगा कि ये थोड़े से क्रिटिकल है, तो आपको इसको आसान भाषा में समझने के लिए सुदर्शन के ये जो आपके सामने लाल पर व्हाइट लिखा हुआ है या ब्लैक लिखा हुआ है, ये वो 16 मुद्दों को हमने आसान भाषा में बनाकर आपके सामने रखा है। अच्छा। इसको हम हमारे सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं, जिससे कि कानूनी भाषा कई लोगों को लिखने में असमर्थता होती है, समझने में असमर्थता होती है, इसलिए हम इसको आसान बनाकर आपके सामने रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग इसको समझकर लोगों के सामने रखें। सूर्य जी, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें। देखिए, एक देश का बड़ा एक दुर्भाग्य है कि हमारे 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी जब संविधान बना था उस समय ही ये तय हो गया था कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में बड़ा क्लियर कट दिया गया कि भाई ये जो सरकारें हैं, राज्य सत्ता एक समान नागरिक संहिता लागू करेगी। ये संविधान में निर्णित है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय 4 बार बोल चुका। इसके अलावा कई सारे उच्च न्यायालय इस बात को बोल चुके। गोवा में है ना, और गोवा में चल रहा है। गोवा में तो आजादी से लेकर अब तक है। गोवा में चल रहा है। हाँ, एक देश में एक राज्य में चल रहा है, कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं है। अभी थोपा नहीं है, अभी थोपा नहीं है। और वहां पर मुस्लिम महिलाओं का सबसे कम शोषण है, सबसे कम तलाक है, क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना ये है, देखिए, जब ये सरला मुदगल केस हुआ और कई केसेस हुए जहां पर ये वास्तविकता ये है कि जो सायरा बानो वाला केस था उसमें अगर वो राजनीति नहीं होती, आज वो चिलेबाजी नहीं होती और कम से कम राजनेता उस सुप्रीम कोर्ट को उस महत्वपूर्ण डिसीजन में नहीं कूदते, तो आज संभवतः हो सकता है ये स्थिति नहीं बनती। अभी भी पूरा अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट में, हाँ, कानूनी प्रस्ताव पूरा कर दिया उसमें, सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए। अब ये उस समय ये इन कठमुल्लों ने नहीं देखा कभी क्या स्थिति है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है। आखिरकार जो अच्छा है उसको स्वीकार करना भारत की हमेशा से। दूसरा उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा है कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम मुसलमानों को कहते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया मत भेजो। इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या हो सकती है? अपनी प्रतिक्रिया भेजो, अगर आपका विरोध है तो भेजो ना। बिल्कुल करना ही चाहिए। देखिए, देश के नागरिक हैं तो देश के साथ रहना ही चाहिए। देश की सरकार के साथ आपको विरोध हो सकता है, लेकिन युद्ध की धमकी नहीं दे सकते आप। अभी जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से उन्होंने युद्ध की धमकी दी है, ये वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे मैं अलग बिंदास करने वाला हूं। इस पे मैं अलग बिंदास करने वाला हूं कि ओवैसी और कुछ मुल्लों ने वहां पर कहा है कि अगर ये थोपने की कोशिश हुई तो जंग होगी। तो मैं सवाल पूछता हूं ओवैसी से, जंग किसके साथ होगी और उस जंग में तेरी सेना कौन रहेगी? ऐसी कौन से अनधिकृत सेना जो कि कभी वहां पर निजाम में बना के रखी थी हिंदुस्तान के सेना के साथ टकराने के लिए? क्या ऐसी कोई सेना छुपी हुई ओवैसी ने और
पर्सनल लॉ बोर्ड ने बना के रखी है जो हिंदुस्तान की सेना के साथ जंग करेगी? उसने तो पहले ही जंग की हुई है। वो जो अपने इसके निजाम के साथी रहे हैं, इसके वंशज सारे ओवैसी के, ये तो पूरा हिस्ट्री सामने है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अब कम से कम आप सांसद हैं, कम से कम संसद की मर्यादा का तो कुछ थोड़ा सा ख्याल करो। और इसी देश में सांसद हैं आप, जिस देश के आप कानून को नहीं मान रहे हैं, वहीं पर ही बैठकर आप प्रस्ताव पारित करवाने में थपकी बजाते हैं हाथ की। ये भी ध्यान रखना चाहिए ओवैसी को। थोड़ा शबनम जी, ओवैसी को लेकर कुछ इसलिए बोलना चाहिए, ओवैसी जिस प्रकार से इस विषय में कूद गया है और अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और जो लॉ कमीशन में बैठे हुए, लॉ बोर्ड में बैठे हुए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो मूल्य हैं, उनसे भी ज़्यादा आक्रामकता के साथ ये विरोध कर रहा है। क्या राजनीति के लिए इतना गिरना ज़रूरी है? देखिए, वोट बैंक के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं। शाबानो का केस सबके सामने है कि पूरा प्रस्ताव ही पारित कर दिया गया और मुस्लिम महिला को तभी इंसाफ दे दिया गया होता, लेकिन वहाँ से जो त्रस्त आई मुस्लिम महिला तो आज तक 2016 तक तड़प रही है कि शायद आपको इंसाफ देगा, शायद आपको इंसाफ देगा। मुझे लगता है कि ये एक पहल हुई है, और जो भी इसके बारे में सही बात करेगा तो इस तरीके के मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी, शायद हमें कोई आरएसएस का एजेंट बताता है, कोई कहता है आप प्लांटेड हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे गर्व होता है कि हाँ, मैंने महिलाओं की सही बात रखी सामने। हाँ, मैंने वो महिलाओं को तड़पते हुए देखा है जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। हाँ, मैं उन महिलाओं को शोषित होते हुए देखती हूँ कि किस तरीके से इंसाफ के लिए हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हम गौरवान्वित महसूस करना चाहिए हर मुस्लिम महिला को कि हाँ, हम सच के साथ चलेंगे, और आपके कुरान में भी लिखा है कि सच्चाई का साथ दीजिए। तो ट्रिपल तलाक वहाँ लिखा ही नहीं है, तो हम इन मौलानाओं का साथ क्यों दें? जब वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ट्रिपल तलाक इस तरीके से नहीं दिया जा सकता, ये कौन से मुंह से मौलाना बाहर आते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ट्रिपल तलाक जायज़ है? मुझे लगता है कि जिस दिन मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आनी शुरू हो जाएंगी, तब शायद ये जागरूक हो पाएंगे। बड़ी धमकी देते घूम रहे हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, हम भी देख लेंगे आपको, आप क्या और मुझे शबनम जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात और भी हुई है। अब तक जब भी मुस्लिम बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पे या फिर कोई पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग कहते थे कि इस्लाम खतरे में है, ये एक शब्द के बाद देश भर के मुसलमान सड़क पर आके दंगे करते थे, मारपीट होती थी, बहुत कुछ होता था। इस बार ऐसा कहने के बावजूद एक जगह कोई छोटी बस भी नहीं रोकी गई। क्या ये इनका अपयश नहीं है? क्या इस्लाम खतरे में है, ये बहाना बनाकर देश को खतरे में डालने का षड्यंत्र अब नहीं चलेगा, ये संदेश गया है शबनम जी? बिल्कुल सुरेश जी, अब मुस्लिम पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है, वो एजुकेशन पाना चाहता है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। तो मुझे लगता है अब वो ये जो कभी भी कुछ भी कहकर मुसलमानों को बरगला कर दंगे में परिवर्तित करा देते थे उन चीज़ों को जो कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी, आज मुसलमान लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और समय जाने दीजिए, अभी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर पाते हैं, थोड़े दिन बाद ऐसा समय आएगा जब मुसलमान वहीं खड़े होकर सामने इनको अपोज करेगा, खबरदार देश के लिए अगर आपने एक शब्द भी निकाला तो। और भारत माँ की जय तो आपने देखा था सऊदी अरब में किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने नकाब ओढ़कर लगाई। तो मुझे लगता है इनको भी समझना चाहिए, समय के साथ हम में बदलाव आ रहा है, आप सब लोग बदलें। हमारी इतनी आवाज़ बन के मीडिया आवाज़ उठा रहा है, तो हमें मुसलमान को क्या कभी एजुकेशन के लिए बात नहीं करेंगे आप? क्या कभी मुसलमान आर्थिक रूप से संपन्न हो, इस पर काम नहीं करेंगे आप? सिर्फ ट्रिपल तलाक ही रह गया है क्या मुसलमानों के लिए? क्यों आप उस पे लगे हुए हैं कि ट्रिपल तलाक जरूरी है? आपको क्या फायदा हो रहा है उससे जब कुरान शरीफ में लिखा नहीं है? मैं आपके माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक चीज कहना चाहूंगी, मुसलमान महिलाओं के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत दीजिए। जिस दिन अपनी पर आ गई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत देखी है मुस्लिम महिलाओं ने, और आपको कहां पहुंचाएंगी ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इनको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, जो बात आप बोल रही है ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इनका मानना है। इनको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं सड़क पे आ नहीं सकती। इसको इम्प्लीमेंट होते देखेंगे कि किस तरह से मुस्लिम महिलाएं जो बुर्के में भी रहती हैं, जो नकाब में भी रहती हैं, और जो बाहर कामकाजी महिलाएं हैं, वो सारी सड़कों पर आने को तैयार हैं। हमने ही कहा है कि ठीक है, देखते हैं अभी कुछ दिन और, अगर ये लोग मानते हैं ट्रिपल तलाक नाजायज ठहराते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके खिलाफ हम भी बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं। बिल्कुल विनोद जी। देखिए सूरज जी, बड़ा गंभीर मामला है। असल में ये जो मुद्दा है वो बहुत छोटा नहीं है।
लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि पता नहीं क्यों लोग जो है ना जी वो उस एक आडंबरी सोच या जो कट्टरपंथी सोच से बाहर नहीं निकल नहीं पाते। इसी के कारण पूरे समुदाय जो है ना जी वो आतंकवाद की उसमें लॉ में जल भी रहा है और उसी तरह से पूरा देश जो है ना जी उससे आतंकित है। मुझे बताइए कि ये जो अगर इस तरह की सोच नहीं होती तो आज पाकिस्तान की ये स्थिति थोड़ी होती। आखिरकार वो भी कभी भारत का हिस्सा रहा, ऐसी स्थिति। लेकिन जब पूत कपूत हो जाता है तो वास्तविकता जो होती है वो ऐसी स्थिति होती है। जिस तरह से पाकिस्तान की है वही स्थिति ये लोग भारत की बनाना चाहते हैं। आज भारत में रह करके भी 7 दशक हो गए, लेकिन 7 दशक के बाद भी आज अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके नाम बोर्ड और लॉ दोनों लगे हुए हैं, और ये कहता है कि वी आर लिविंग अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आखिरकार उस देश के साथ अगर कोई दूसरा देश अपना देश का नेता होता, मैं कहता हूं लात मारता और देश की सीमा से पार निकाल देता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो महिलाओं के अधिकारों के साथ वीडियो भी दिखाएंगे जो हिंदुस्तान को धमकी भरे अंदाज में किया था। जिन्होंने कहा को अरेस्ट होना चाहिए, इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि भारत सरकार हमारे खिलाफ जंग कर रही है और भारत सरकार जो इलीगल काम कर रही है। भारत सरकार का इलीगल है ये लॉ कमीशन। क्या मतलब है इनका? इतनी हिम्मत कैसे हो गई इनके प्रेस के सामने बोलने की? ये इनको वास्तव में सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ और जनता को भी हमने समझ कल के भी रहना वीडियो पड़ेगा। दिखाया था, थोड़ी देर में फिर दिखाएंगे। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार श्री सुरेश चौहान जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। बोलिए। कॉलर के रूप में कॉल किया है। हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चल रही है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की बात, जैसे हम लोग सरकारें करती हैं तो सही मायने में जनता भी तुष्टीकरण करती है और वक्ता भी तुष्टीकरण करते हैं। मैं ये बात कहूंगा कि मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार पे पूरा संदेह है कि ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। मेरा मानना नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस्लामिक बैंकिंग की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया है, तो इन्होंने शरिया की तरफ कदम बढ़ाया है। ये जो शरिया इस्लामिक बैंकिंग जो जेदा बेस्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ करार हुआ है, इसके बहुत मायने निकलेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होगा। और ये तो शरिया की तरफ कदम बढ़ाया गया है। जिस सरकार ने शरिया की तरफ कदम बढ़ाया है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएगा? मीडिया में तो बहुत चल रहा है, लेकिन इसकी भी तो बात करिए कि वो कैसे शरिया की तरफ कदम बढ़ाया है कि उन्होंने सेक्युलर कंट्री के अंदर। बिल्कुल, हम इसके ऊपर अलग से बिंदास करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि 4 साल पहले ही पिछले यूपीए सरकार के कार्यकाल में केरला में जब पहली इस्लामिक बैंक लाने की बात हुई थी, बल्कि 5 साल पहले, आज हम 2016 में अगर इस बात को कर रहे हैं तो 5 साल पहले हमने इस पर लंबा कार्यक्रम किया था, जब इंटरनेट पर गूगल पर लोगों के सामने इस्लामिक बैंक का कोई फॉर्मेट ही नहीं था। हम दोबारा इस विषय पर एक कार्यक्रम लेकर आएंगे जो बात यहाँ पर की है और भाजपा वालों को भी इसका जवाब देना होगा। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हिंदुस्तान के भूमि पर खड़े होकर हिंदुस्तान के कानून को कैसे आह्वान देते। देखिए, लॉ कमीशन ने जिस तरह ये क्वेश्चनायर पेश किया है उसकी शुरुआत ही आर्टिकल की डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44 से होती है और उसको इस अंदाज से पेश किया है लॉ कमीशन ने कि जिसके नतीजे में सवालात के जवाबात यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आते हैं और जो 16 सवालात उससे मुताल्लिक़ किए गए हैं वो सारे इस अंदाज के हैं कि जिसके नतीजे में मुस्लिम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तौर पर या उसके कुछ पार्ट को लागू करने का मशवरा हुकूमत को दिया जाए। ये एक तरह की ख़यानत है, धोखाधड़ी है और हम ये समझते हैं कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक पार्ट की हैसियत से गवर्नमेंट की तरह इल्लीगल कार्रवाई करने में वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया है, सब लोगों ने, सारी जमातों ने, सारे मसलक वालों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे।
और हम लोगों ने तय किया है कि इस सवालनामे का जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे। जहाँ तक ताल्लुक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ़ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को अपने मज़हब की बुनियाद पर जीने, प्रैक्टिस करने, रस्म व रिवाज को कायम रखने की गारंटी दी है। अगर उस गारंटी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और लॉ कमीशन उस एग्रीमेंट के खिलाफ कर रही है जो एग्रीमेंट भारत के हर एक नागरिक का भारत के साथ है। शबनम जी, ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? मैंने तो बहुत ढूंढा और इनके ये तो फोन पे नहीं आए, लेकिन इनके सिपा सलाहकारों को भी कहा कि हिंदुस्तान के साथ कौन सा एग्रीमेंट किसके साथ किया है, कहीं नेहरू के साथ कोई छुपा तो नहीं किया है। तो क्या ये एग्रीमेंट के साथ हिंदुस्तान में रह रहे या एक भारत माता के पुत्र के रूप में रह रहे? इनकी राम कहानी तो यही जानेंगे कि इनके पास कौन सा एग्रीमेंट है। हम तो देश के संविधान में पूरा यकीन करते हैं। मैं बीइंग ए मुस्लिम गर्ल कह रही हूँ आपके माध्यम से चौहान के जी कि हमारे देश का कानून, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा है, आप जहाँ रहते हैं उसके रूल फॉलो करिए, जिस देश में रहते हैं उसके कानून को मानिए। पता नहीं ये कहाँ से पढ़कर आते हैं और जो मर्जी बोलकर पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करके चलते फिरते नजर आते हैं। मुस्लिम समाज अब जागरूक हुआ है। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगी, हर मेरी बहन, हर मेरा भाई उसको पढ़े और ज़रूर जवाब दे। चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप जवाब ज़रूर दीजिए ताकि गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचे। और कॉमन सिविल कोड अगर ये अपने ही खिलाफ एजेंडा क्यों बनवा रहे हैं मुसलमान के? हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि मुस्लिम मौलाना हर चीज़ को मुसलमान को टारगेट पे ले आते हैं, जबकि मुसलमानों का वहाँ चाहे कोई लेना हो या ना देना हो, इनकी वजह से मुसलमान हमेशा टारगेट पे रहता है। तो जो फ़ायदे मुस्लिम समाज के लिए कोई भी गवर्नमेंट लेकर आती है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फायदे जो मुस्लिम समाज के लिए निकाले हैं, क्या इन्होंने वहाँ जन जन तक पहुँचाए? क्या इन्होंने उनके फायदे जो हर महिला पुरुष को पहुँचे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, बेटी को क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या इन्होंने उस पर काम किया? इन्हें तो बीजेपी की गवर्नमेंट नजर आती है, जैसे कोई हमारा शत्रु बैठ गया है देश में, हमारा कोई दुश्मन बैठ गया है। बिल्कुल, चलिए हम विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, एक बड़ा दुखद पार्ट ये है, मैंने कल भी कहा था कि इस वीडियो का और इसके इस बयान का मैं कड़ा विरोध करता हूं। हम इसको लेकर अलग से कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन क्या इतना बड़ी बात कहने के बाद भी मीडिया में या खास करके इनके विरोध करने वालों में भी कोई बात क्यों नहीं आई? क्या एक डर है या दो इनका कोई वैल्यू नहीं रह गया है? नहीं, वास्तव में दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कि वो वैल्यू खत्म हो गई, तो इसलिए लोग उनकी चिंता नहीं करते। तो ये गीदड़ धमकी लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है कि गवर्नमेंट की तरह इलीगल कार्रवाई कर रहा है लॉ कमीशन, और ये कह रहा है कि भाई ये इंतहाई मुनासिब हरकत है, नामुनासिब हरकत है। ये हरकत शब्द क्या होता है? और आखिरकार सरकार को इलीगल कैसे कह सकते हो आप इसमें? आपका तो लॉ बोर्ड जो, हाँ, वो जो इलीगल है वो लीगल कह रहे हो आप। पर्सनल लॉ बोर्ड इलीगल है। ये तो हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डाल। लेकिन इस देश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है, क्या इनको अरेस्ट किया जाएगा? क्या इस तरीके के व्यक्तियों पर कभी सजा कुछ दी गई है? ये तो खुद के जेल में सड़ रहे हैं, इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये खुद के जेल में सड़ रहे। इन्होंने अपने आसपास ऐसी 7वीं शताब्दी की दीवारें बना ली है, इतनी ऊंची बना ली है, वहां पर कोई उजाला भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ इनके निजी फायदों की बातें हैं। नहीं, वास्तव में जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है जिसमें। बिल्कुल, मैं दोनों का आभारी हूं, तमाम सारे कॉलर्स और सोशल मीडिया पर इस प्रतिक्रिया को देने वाले लोग। मैं अभी कॉल के दौरान देख रहा था कि हमारे विभिन्न सोशल मीडिया के हैंडल पर डीएम के द्वारा या प्रतिक्रिया के द्वारा भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बात को रखा है। यह हमारी एक पहल है।
जो हम उस परंपरा की पहल को आगे बढ़ा रहे हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ शुरू हुई थी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि अब तक के राजनेताओं ने इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया, लेकिन अब अगर कोर्ट के इनिशिएटिव पर ये आगे पहुंच सकता है और उसमें हमारा कोई सहभाग हो सकता है तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बात मानवता की, बात देश की है, देश में रह रहे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के एक जैसे होने की साबित करने की। अगर कोई इसके लिए जंग की बात करता है तो उससे भी बात करेंगे, या जरूरत पड़े तो जंग करेंगे। कोई इसको एग्रीमेंट की बात करता है तो उसको कहेंगे कि दिखाओ, नहीं तो अपने शब्दों को वापस लो। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और जैसे शबनम जी ने कहा और तमाम मुस्लिम बहनों ने कहा है कि अगर नहीं माने तो हम सड़क पर आकर इन मुल्लाओं को समझाएंगे। ये स्थिति आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आती है तो ऐसे बहनों का साथ देना जरूरी है। इस कार्यक्रम को भले हम यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।